हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अ न्यू टॉपिक दैट इज डिलिमिटेशन। सो क्यों हम लोग इस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि एक वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ पास हुआ था 2023 में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और अमेंडमेंट लाया जा रहा था जो कि पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट पे, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था। सो दैट्स ऑल केओस केम बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन, राइट? सो इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज डिलिमिटेशन, व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन, व्हाट इज डिलिमिटेशन एक्ट, और इसके आसपास जितना भी टॉपिक बनता है सारा हम लोग एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। ओके, so let's dive into the topic. Okay, so first and foremost, what is delimitation, right? तो इस पे आपको एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट? डिलिमिटेशन मतलब इसका दो पहलू होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शंस होता है, राइट? जहाँ पे पब्लिक वोट करती है। लोकसभा हो सकता है या हमारा स्टेट का असेंबली इलेक्शन हो सकता है, राइट? तो उसमें अलग अलग पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल आसाम में लोकसभा 8 सीट्स 14 है और विधानसभा में 126 शायद है, राइट? तो ये सब सीट नंबर कितना होना चाहिए और कौन सा एरिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर एग्जाम्पल कामरूप मेट्रो है, झालुकबाड़ी है, राइट? तो झालुकबाड़ी का एरिया कहाँ तक रहेगा और कामरूप मेट्रो का कहाँ तक एरिया रहेगा, ये सब सारा चीजें डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? उसके अलावा भी आसाम में कितना सीट रहेगा लोकसभा इलेक्शन में, फिर असेंबली इलेक्शंस पे, ये सब भी डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब सारा चीज मिला के कहा जाता है डिलिमिटेशन। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, इट्स नथिंग बट फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ सीट्स। इट मे बी लोकसभा और इट मे बी स्टेट असेंबली, राइट? फिर उसके बाद आता है द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, राइट? अब उसके बाद एक और पहलू इसके अंदर आता है सीट का रिजर्वेशन होना, राइट? किसी भी एरिया में एससी सीट रहेगा या वुमेन सीट रहेगा, ये सब भी डिसाइड होती है डिलिमिटेशन के द्वारा। सो डिलिमिटेशन का 3 पहलू है। नंबर 1 इज एलोकेशन ऑफ सीट्स, नंबर 2 इज डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, नंबर 3 इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, राइट? तो अब हम लोग देख लिए कि डिलिमिटेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, right? So the act of redrawing boundaries, Lok Sabha and state assembly seats and adjust for changes in population, मतलब allocation of seats। ये दो पहलू होता है प्लस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, राइट? और ये सब सारा चीजें क्यों होती है, राइट? ओनली एक ही प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, राइट? द गोल्डन रूल। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ झालुकबाड़ी और ये हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी गुवाहाटी सेंट्रल। सो ये जो डिवीजन है ना, इस तरह के होना पड़ेगा ताकि झालुकबाड़ी का जितने पॉपुलेशन है, देखो झालुकबाड़ी एक एमपी बन के जाएंगे पार्लियामेंट पे, राइट? और गुवाहाटी सेंट्रल से एक ही एमपी बन के जाएंगे पार्लियामेंट पे। फॉर एग्जांपल झालुकबाड़ी में 1 लाख पॉपुलेशन है, राइट? तो 1 लाख पॉपुलेशन से एक ही एमपी बन के जाएंगे पार्लियामेंट पे, और गुवाहाटी सेंट्रल से 1.1 लाख, तो इतने लोगों में से 1 एमपी बन के जाएंगे पार्लियामेंट पे। तो देखो एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता, राइट? कि झालुकबाड़ी में 1 लाख पॉपुलेशन रहेगा और गुवाहाटी सेंट्रल में भी पॉपुलेशन 1 लाख रहेगा। इस तरह से इक्वल नंबर पे डिवीजन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बट हम लोग ऐसे इसको डिवीजन करेंगे कि दैट हैज टू बी कंपेरेबल। ऐसा नहीं कि वहां पे 5 लाख होगा झालुकबाड़ी में और गुवाहाटी सेंटर में होगा 1 लाख। इफ इट इज इन 1.1 लाख इन झालुकबाड़ी, इट शुड बी 1 लाख और 1.2 लाख इन गुवाहाटी सेंटर। समझ लो चीजें, मतलब कंपेरेबल होना पड़ेगा। सो गोल हैज टू बी द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी जो आवाज है, राइट? ऐसा ना हो कि 2 लोग से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया और जाके पार्लियामेंट में उसका आवाज उठा रहा है, और 5 लाख के कॉन्स्टिट्यूंसी बना, वहां जाके एक पार्लियामेंट से आवाज उठा है। तो ऑब्वियस चीजें है, 5 लाख का जो इश्यूज होगा काफी कॉम्प्लेक्स होगा, इसको एक एमपी के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, राइट? तो इसका मतलब यही हो रहा है 1 पर्सन 1 वैल्यू इक्वल्स टू द वोट, राइट? अब आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। इसका कुछ ना कुछ बेस होगा, राइट? ये बेस कहां से आया हुआ है? तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट से बात करें, राइट, सबसे पहला आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 82। ओके, इससे पहले मैं आपको आर्टिकल 81 बोल देता हूँ, राइट? सी आर्टिकल 81 कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट, राइट? आर्टिकल 81 ये कहता है कि लोकसभा होना चाहिए पार्लियामेंट के लिए, राइट? और उसमें 550 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होना चाहिए। और इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि आप लोकसभा का सीट्स को इस तरह से डिवाइड करो ताकि ये जो प्रिंसिपल है 1 वोट 1 वैल्यू हैज टू बी मेंटेन्ड, राइट? ये जो आर्टिकल 81 है, राइट, 81 का काउंटर पार्ट है आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 क्या कहता है कि देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितना हो सकता है किसी भी स्टेट असेंबली के लिए। एक बड़ा स्टेट के लिए इतना हो सकता है, छोटा स्टेट के लिए इतना हो सकता है, राइट? और ये भी कहता है कि आप जो सीट्स होता है असेंबली इलेक्शन उस स्टेट के अंदर या उस यूनिट टेरिटरी के अंदर, उस सीट्स को आप इस तरह से डिवाइड करो ताकि इक्वल प्रोपोर्शन में जो लोग रहेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबका बराबर कंपेरेबल होना चाहिए। सो आर्टिकल 81 and 170 is same article, just on the difference of that talks about Lok Sabha, and article 170 speaks about the assembly elections. But आर्टिकल 82 यहाँ पे साफ साफ कहा गया डिलिमिटेशन कमीशन या डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में। अब देखो आर्टिकल 81 और 170 क्या बोला,
द प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन, राइट। बट इसका डिटेल भी बोलना पड़ेगा, राइट, कैसे डिलिमिटेशन बनेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, राइट। सो आर्टिकल 82 क्या कहता है? द पार्लियामेंट मस्ट इनेक्ट ए लॉ आफ्टर एवरी सेंसस, राइट। आफ्टर एवरी सेंसस देयर हैज टू बी लॉ। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा एक लॉ के द्वारा कि कैसे डिलिमिटेशन करना है। 82 एक्सप्लिसिटली मेंशन करती है डिलिमिटेशन के बारे में। और अगर डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा, मतलब कोई कानून बनेगा आफ्टर एवरी सेंसस, देन देयर हैज टू बी बॉडी, राइट। उस बॉडी को कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। हमारा जो सीट है लोकसभा का सीट, ये भी तो बढ़ना चाहिए, राइट, बिकॉज द सीट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। सब चीजों का जड़ यहाँ पे पॉपुलेशन आता है, राइट। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा एवरी 10 इयर्स के बाद सेंसस में, तो उसके अकॉर्डिंगली सीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, राइट। इसका कितना नंबर रहेगा किसी भी स्टेट के लिए, तो ये हर सेंसस के बाद ये नंबर ऑफ सीट्स भी चेंजेस हो सकता है एंड द बाउंड्री भी चेंजेस हो सकता है। ये कैसे चेंजेस किया जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा? एक कानून के द्वारा, राइट। और उस कानून हर 10 साल में दोबारा बनेगा और उस कानून के अंदर बनेगा एक कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन। और ये कमीशन कैसा काम करेगा उस डिलिमिटेशन एक्ट के अंदर कहा जाएगा। सो आर्टिकल 82 डायरेक्टली टॉक्स अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन एक्ट। अब इसके बारे में लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आर्टिकल 329 उसमें एक इम्यूनिटी दी गई, no court can interfere in the matters of election commissions. But recently 2024 में केसी राठौर केस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, if the orders are arbitrary and totally bogus, तब इस डिसीजन को हम लोग रिव्यू कर सकते। फिर आर्टिकल आता है 330 एंड 332, इस पे कहा जाता है कि रिजर्वेशन फॉर SC/ST कम्युनिटीज भी होना पड़ेगा कि लोकसभा सीट के लिए, इसमें एक और आर्टिकल आती है, आर्टिकल 327, राइट। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये कहता है कि द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एन इलेक्शन लॉज, राइट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो इलेक्शंस को लेके कोई भी रूल बना सकता है वो, राइट। सो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिलिमिटेशन। सो डिलिमिटेशन कमीशन, इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी पूछने से इसको क्या बताएंगे? इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। व्हाई? because delimitation commissions के बारे में डायरेक्टली नहीं कहा गया। See, if I talk about the article 82, right? So 82 क्या कहता है? After every census, the allocation of seats in the Lok Sabha and the division of states into territorial constituency must be adjusted by the authority established by parliament, right? तो अगर यहाँ पे कह देता कि डिलिमिटेशन कमीशंस के बारे में डायरेक्टली, तब हम लोग कह सकते थे कि दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट यहाँ पे कहा गया बाय एन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, राइट। मतलब कोई पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा, उस लॉ के तहत कोई अथॉरिटी रहेगा, ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड द बाउंड्री एस्पेक्ट्स, राइट। ये आर्टिकल 82 का एग्जैक्ट लाइन है, right? So इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डिलिमिटेशन एक्ट। अभी हम लोग टाइमलाइन पे थोड़ा सा जाएंगे, राइट। तो 82 क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स, राइट, एंड रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, राइट। ओके, अकॉर्डिंगली क्या हुआ? 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ, राइट। तो इसके तहत 1952 में फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट हुआ, फिर उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बना। अकॉर्डिंगली लोकसभा सीट का राइज हुआ, फिर बाउंड्री भी चेंजेस हुआ, राइट। सिमिलर वे सेकंड सेंसस हुआ 1961 में, ओके। और 1962 में क्या हुआ? सेकंड डिलिमिटेशन कमीशन बना अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1961, राइट। फिर लोकसभा का सीट्स का इंक्रीज हुआ, राइट। सिमिलर वे 1971 में हुआ और 1972 में एक और डिलिमिटेशन कमीशन, राइट। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो 1971 तक 3 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका था और तीनों के द्वारा नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीज हुआ और बाउंड्री का चेंजेस हुआ एज पर द आर्टिकल 82। बट अब आता है ट्विस्ट, 1970 से अचानक पॉपुलेशन का ग्रोथ कुछ ज्यादा होने लगा। तो हमारे लेजिस्लेचर को ये लगने लगा, इफ वी कीप ऑन फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस, इसमें दो तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच हो रहा है। देखो, मेन फंडा सब चीजों का है पॉपुलेशन, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन ही बढ़ रहा है, राइट। और इसी के तहत ही वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल हैज टू बी मेंटेन, राइट। बट 70s के बाद जिस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, कुछ स्टेट्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उनमें राइज खतरनाक तरीके से हो रहा है। और कुछ स्टेट्स साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, वहाँ पे पॉपुलेशन का काफी चेक किया जा रहा है ग्रोथ, मतलब ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है वहाँ पे, राइट। तो अगर इस तरह से चलता गया तो फ्यूचर में ऐसा आएगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स को काफी सीट्स बढ़ेगा नहीं, हार्डली 1 to 2% सीट्स बढ़ेगा। बट नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स रहेगा, यूपी, बिहार, यहाँ का जो सीट होगा, राइट, इनमें से काफी ज्यादा ग्रोथ होएगा, राइट। मतलब इस तरह का अप्रोच पे बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा कि साउथ इंडिया ये जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा बट का सीट्स पार्लियामेंट में काफी कम रहेगा और यूपी, बिहार, राजस्थान में सीट ज्यादा रहेगा। और ऑब्वियसली अगर कोई पार्टी 3-4 स्टेट में अपना अगर सीट्स ह्यूज नंबर पे जीत जाएगा
तो दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट इन होल ओवर द इंडिया, राइट। तो इक्वलिटी मेंटेन नहीं होगा। तब हमारे लेजिस्लेचर ने क्या किए, 1976 पे, राइट, एक अमेंडमेंट लाते, ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कि ये लोग बोले चलो आफ्टर एवरी सेंसस एज पर द आर्टिकल 82 हम लोग सीट्स को दोबारा रीएलोकेट करते आ रहे हैं, राइट, और नंबर ऑफ बाउंड्री भी चेंजेस करते आ रहे हैं। बट अब हम लोग एक काम करते, लेट्स फिक्स दिस थिंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, कि हम लोग सीट्स को भी नहीं बढ़ाएंगे और जो बाउंड्री रहेगा इसको भी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। सो इस तरह से 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसमें डिलिमिटेशन के सारे एस्पेक्ट्स को फ्रीज कर दी गई है, राइट। ना री एलोकेशन होगा, ना चेंजेस इन द बाउंड्री होगा, राइट, टिल 25 ईयर्स। और ये 25 साल कब तक होती है, टिल 2001, राइट। अब द पॉपुलेशन has grown up tremendously in the country, right? अब 25 साल हो चुका है और नंबर ऑफ सीट्स भी अभी भी 1971 की तरह ही है, राइट। तो लेजिस्लेचर को लगने लगा कि अभी क्या किया जाए। तो हमने पहले बताया कि डिलिमिटेशन के दो एस्पेक्ट्स होता है, एक होता है चेंजेस इन द बाउंड्री और एक होता है आपका नंबर ऑफ सीट्स, राइट। तो लेजिस्लेचर को ये लगने लगा क्यों ना हम लोग ये जो फ्रीज किया गया था 1976 में, इसमें से एक ही एस्पेक्ट्स को फ्रीज करते टिल नेक्स्ट 25 ईयर्स, कि नंबर ऑफ जो सीट है, राइट, इसको फ्रीज रहने देते फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, बट जो इंटरनल जो बाउंड्री है, राइट, इसको चेंजेस करते। और ये चेंजेस क्यों करना है, फॉर एग्जांपल ये दो सीट है, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल 1971 में यहाँ पे बस 1 लाख पॉपुलेशन था और इस पे था 1.2 लाख पॉपुलेशन, मतलब दोनों के बीच काफी कंपेरेबल पॉपुलेशन था, राइट। बट 2001 आते आते क्या हुआ, इसमें से काफी सारे लोग यहाँ से यहाँ चले गए या यहाँ से वहां चले गए। तो यहाँ पर बस फॉर एग्जांपल 20,000 पॉपुलेशन बचा हुआ है और यहाँ पे बचे हुए शायद 2 लाख हो चुका होगा। तो अब 20,000 और 1.2 लाख में काफी ज्यादा अंतर आ जाएगा, राइट। सो फिर से ये इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो फिर से क्यों ना ये जो होल नंबर ऑफ सीट्स है फॉर पर्टिकुलर स्टेट, ये तो सेम रहना चाहिए, इसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। इसका जो बाउंड्री है इसको इस तरह से फिर से डिमार्केशन किया जाए ताकि इसका जो पॉपुलेशन बनेगा, न्यू पॉपुलेशन, ये थोड़ा सा कंपेरेबल बनेगा अकॉर्डिंग टू इट्स अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये जो एडजस्टमेंट है, इंटरनल एडजस्टमेंट, तो इसको अलाउ कर दी गई इन 2001 अंडर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। बट ये जो नंबर ऑफ सीट है इसको स्टिल फ्रीज कर दी गई 2026 तक, राइट, ओके। अब उसके बाद एक और अमेंडमेंट आता है 87 अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो उसमें कुछ खास अंतर हुआ नहीं। अब जो इंटरनल बाउंड्री का जो चेंजेस किया जाएगा, राइट, इसमें कौन सा सेंसस यूज किया जाएगा, राइट, क्योंकि 2001 में जो सेंसस स्टार्ट हुआ था इसका अब तक परिणाम आया नहीं। तो 84th अमेंडमेंट हुआ था, ये कहता है कि लास्ट जो सेंसस था 1991 में, इसके तहत हम लोग पूरी इंडिया में इंटरनल बाउंड्री का जो डिमार्केशन है इसको चेंजेस करेंगे, राइट। सो 1971 का जो लास्ट नंबर ऑफ सीट था वही नंबर ऑफ सीट रहेगा, पर इंटरनल चेंजेस इन द बाउंड्री कुड बी डन एज पर द 1991 सेंसस, ओके। बट 2 साल के अंदर फिर से 2001 का सेंसस का डेटा आ जाता है, राइट। सो हमारे लेजिस्लेचर ने दोबारा एक और अमेंडमेंट लाते 87th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहते कि चलो इंटरनल रीएडजस्टमेंट करेंगे पर सेंसस यूज करेंगे हम लोग 1991 के बदले 2001 का सेंसस डेटा, राइट, क्योंकि अभी जो नया सेंसस डेटा दैट हैज बिकम अवेलेबल। सो ये था 84th अमेंडमेंट और 87 अमेंडमेंट एक्ट। 84 में क्या हुआ, एक एस्पेक्ट्स ऑफ डिलिमिटेशन अलाउ कर दी गई, बट 87 में क्या हुआ, स्लाइट चेंजेस की गई कि हम लोग जो सेंसस डेटा यूज करेंगे 1991 के बदले यूज करेंगे 2001 का सेंसस डेटा, ओके। सो एज अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्ट पास होती है 2002 पे, ओके, क्योंकि 84 अमेंडमेंट में एक में हम बता दिए थे अब टाइम आ चुका है कि डिलिमिटेशन करना है। दो हम लोग नंबर ऑफ सीट्स को सेम रखेंगे बट इंटरनल चेंजेस इन द बाउंड्री करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा और डिलिमिटेशन कमीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया एक्ट बनाना पड़ेगा, ओके। सो 2002 में डिलिमिटेशन एक्ट पास होती है, राइट, और उसके तहत बनती है डिलिमिटेशन कमीशन। सो ये डिलिमिटेशन कमीशन का जो कंपोजिशन होगा, इसके अंदर क्या होगा नहीं होगा डिटेल बताया गया है उस एक्ट के अंदर। तो उसमें अगर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज पर डिलिमिटेशन एक्ट 2002, राइट। तो उसमें कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे चेयरपर्सन, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे उस बॉडी में, फिर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जहां जिस स्टेट पे किया जाएगा डिलिमिटेशन ये रहेंगे। सो ये इट्स ए 3 मेंबर बॉडी, राइट, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेंबर भी, एसोसिएट मेंबर भी रहेंगे। सो ये अभी तय करेंगे
पूरे देश में कि इंटरनल चेंजेस इन द बाउंड्री ऑफ ऑल द सीट्स। कितना सीट है? 543 सीट, राइट। 2007 तक तो डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट दे देती है इंडिया गवर्नमेंट को। इसमें जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ, राइट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग से रूल लागू रहता है। उसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट्स पे ये डिलिमिटेशन नहीं हो पाया। रीजन बिंग इंसर्जेंसी था। ये सारा चीजें मिला के नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट पे डिलिमिटेशन जो एक्ट बना, कमीशन बना था 2002 में, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट्स पे और जम्मू कश्मीर पे, और झारखंड में भी नहीं हो पाया क्योंकि झारखंड ने डिलिमिटेशन कमीशन तो बना लिया था बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, राइट। तो ये सीन था हमारे असम के लिए। अब बात आती है देखो 2020 तक, राइट। अब गवर्नमेंट को लगने लगा, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, कि ये जो पेंडिंग था नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट्स, इसको बोल देता हूं मैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, ये 4 स्टेट पे नहीं हो पाया था, राइट। अब 2020 आती है तो गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि काफी टाइम हो चुका है, ये जो पेंडिंग था 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, इनमें डिलिमिटेशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 1971 का जो सेंसस डाटा था उसी के हिसाब से बाउंड्री अभी भी चल रहा है, और लास्ट टाइम तो पूरी इंडिया में हो चुका है बट यहाँ पे नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट फिर से एक कमीशन बनाती है, डिलिमिटेशन कमीशन। बट ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा या बना, ये एज पर द एक्ट ऑफ 2002, ये जो 2002 में जो लेटेस्ट डिलिमिटेशन एक्ट बना था, द 4th डिलिमिटेशन एक्ट, इसके तहत फिर से एक और डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा टू डिलिमिटेट इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की बात कहां से आई? क्योंकि 2019 पे जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले क्या था, एक अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। अब जम्मू कश्मीर में हम लोग सीधा रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो जो पेंडिंग डिलिमिटेशन का प्रोसेस था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, ये करेंगे एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2020। बट गवर्नमेंट ने फिर से एक और नोटिस जारी किया इन द लेट 2021, राइट। गवर्नमेंट बोलती है कि डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग जो बनाए 2020 के लिए, इसके लिए ये दोनों टास्क करना काफी मुश्किल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का चेंजेस इन द बाउंड्री और असम और बाकी चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। और लेट्स सेपरेट दिस टास्क। और असम के लिए स्पेशल एक डिलिमिटेशन कमीशन के बदले क्यों ना इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट यहाँ पे डिलिमिटेशन कर ले, राइट। ये जो 2020 का जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ये करेंगे बस जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन एस्पेक्ट्स, और असम का जो डिलिमिटेशन होगा दैट विल बी डन बाय इलेक्शन कमीशन, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, इफ दे वांट दे कैन डू द टास्क ऑफ डिलिमिटेशन आल्सो, राइट। सो असम में क्या हुआ, 2023 में स्टार्ट होता है डिलिमिटेशन, और ये अभी जो रिसेंटली चेंजेस इन द बाउंड्री हुआ, एवरीथिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, राइट। सो असम में जो इंटरनल चेंजेस इन द बाउंड्री हुआ, सारा चीज इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ, राइट। और बाकी जो 3 स्टेट में जो बचा हुआ था, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं डिलिमिटेशन, ये भी अभी स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो ये था असम का सिनारियो, कैसे लेटेस्ट जो डिलिमिटेशन हुआ असम में, ये कौन करवाया और कहां से ये आया। सो इस तरह से 2026 तक हम लोग एक डिलिमिटेशन को फिर से फ्रीज कर दिए, बट ओनली नंबर ऑफ सीट्स। अब देखो 2026 आ चुका है, राइट। सो अगले साल क्या ये फ्रीज फिर से एक्सटेंड होगा और क्या ये सीट्स बढ़ेगा? अगर ये सीट्स बढ़ जाएगा दैट वुड बिकम ए हेडेक फॉर द गवर्नमेंट। इसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए, क्योंकि ये साउथ वर्सेस नॉर्थ का एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, इंडिपेंडेंस के बाद साउथ में काफी ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके काफी चेक किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, राइट। तो अगर एग्जैक्ट डिलिमिटेशन का जो प्रिंसिपल है, इक्वलिटी फॉर द वोट्स, राइट, इसको अगर फॉलो करके बनाएंगे, राइट, तो करंट डेट पे यूपी बिहार में द सीट्स वुड बिकम डबल। फॉर एग्जांपल यूपी में अभी सीट शायद 80 है, राइट, तो दैट वुड बिकम 140 के अराउंड। और ये साउथ इंडियन जो स्टेट से केरल हुआ, फिर तमिलनाडु, उनमें से शायद 10, 12 या 15 सीट बढ़ेंगे। तो आप सोचो, साउथ इंडिया पूरा मिला के एक यूपी का सीट्स कवर अप नहीं कर पाएगा, तो ये इतना बड़ा डिस्पेरिटी बन जाएगा पार्लियामेंट पे, राइट। किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाना है सेंटर पे, तो हार्डली 2-3 स्टेट में उनको जीतना है, राइट। तो अपने आप गवर्नमेंट बन जाएगा पूरे इंडिया में, कि एक तरफ आप पॉपुलेशन को चेक करने के लिए आप बोलते हो, राइट, और एक तरफ आप पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर रहा है कोई स्टेट, इसको आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। तो इस तरह से काफी डिलेमा बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो आगे 2026 तक देखा जाएगा हाउ द गवर्नमेंट ट्राइज टू बैलेंस आउट दिस एस्पेक्ट्स, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को भी चेक करना है, ऊपर से नंबर ऑफ सीट्स को भी इंक्रीज करना है, राइट। तो इसके लिए ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था अभी रिसेंटली जो पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट पे, ये सारा चीज इसी के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि 2023 में जो बिल पास हुआ था
वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इसमें एक क्लोज था कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस, राइट। सो ये जो 131st अमेंडमेंट बिल था, राइट, अब रिसेंटली जो पास नहीं हो पाया, तो ये बेसिकली इसमें डिलिमिटेशन भी था और इसमें वुमेन्स रिजर्वेशन जो एक्ट था इसको इम्प्लीमेंट करने की बात भी कहा गया था। अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अब ये डिलेमा में फंसा हुआ है गवर्नमेंट, ये अगर सीट्स बढ़ा देंगे तो काफी ज्यादा केओस हो जाएगा, और अगर सीट्स को नहीं बढ़ाएंगे अगेन इट विल बी वायोलेटिंग द वन वोट वन प्रिंसिपल, या इक्वलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन अगर चाहेगा ये लोग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डेम्पर फॉर्मूला। अगर आप किसी ने अगर फाइनेंस कमीशन का एक द डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, द हाउ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स, उसमें एक प्रिंसिपल है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब जहां पे पॉपुलेशन है उसका भी कुछ परसेंटेज लेके प्लस जहां पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा रहा है उसको भी अलग से इंसेंटिवाइज करके, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ 10% वेट देके जहां पे जिस स्टेट्स पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव कर रहा है पॉपुलेशन चेक के लिए, राइट। ये दोनों मिला के एक परफेक्ट बैलेंस अप्रोच अगर मॉडल बनाया जाए, जस्ट लाइक फाइनेंस कमीशन डिड फॉर एलोकेटिंग द फाइनेंस रिसोर्सेज, ये जो इशू है द डिलिमिटेशन और कैसे नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि सीट्स तो बढ़ना चाहिए, राइट। 1971 से लेके अब कितना साल हो चुका है, इतना सालों में सीट्स तो बढ़ना पड़ेगा, मतलब इतना ह्यूज पॉपुलेशन का ग्रोथ हो चुका है, बट सीट्स आज वही सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स। तो सीट्स अगर नहीं बढ़ेगा तो ये पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट पे एक्चुअल में मेन नहीं हो पा रहा है। तो इसको अचीव करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड, बट द प्रिंसिपल हैज टू बी द चेंज एग्जैक्ट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। वी कैन नॉट अचीव द राइट इंटेंशन। सो टू प्रोटेक्ट फेडरलिज्म और टू प्रोटेक्ट our true meaning of democracy, the government has to take a stance, and the stance we'll see in the next year how the government is going to tackle over this issue. So delimitation 2020 is no longer just a math problem but about drawing lines. It's the ultimate test of India's constitutional resilience. We must balance democracy and federalism, the cooperative federalism. The cooperative federalism मतलब state और center के बीच cooperatism होना पड़ेगा, right? ऐसा नहीं कि particular center dominance हो जाए किसी भी states incentivizing particular one or two states. तो ये balance approach बना के ही next delimitation process follow करना चाहिए, right? That's how democracy is going to be upholded, and so that's it for the delimitation. Thanks a lot for watching. Keep studying, keep enjoying.